नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल ट्रेड में हलचल मचा दी है। यहाँ देख पा रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। ट्रंप के द्वारा टैरिफ का जवाब रेसिप्रोकल टैरिफ से दिया गया है। भारत की बात करें तो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा विश्व के अलग अलग देशों पे अलग अलग प्रकार से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। लेकिन अभी जो सबसे अधिक चर्चा का केंद्र है यहाँ पे चाइना को लेके है। चूँकि देखा जाए तो चाइना में आरंभिक तौर पे 34% का टैरिफ या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया गया था, लेकिन अभी ये बढ़ के 145% तक हो चुका है। देखा जाए तो बिल्कुल ही यहाँ पे एक ग्लोबली ट्रेड वार यहाँ पे छिड़ गया है, जिसको लेके संयुक्त राष्ट्र ने भी यहाँ पे वार्निंग दी है कि इससे डेवलपिंग कंट्री पर विनाशकारी इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं यहाँ पे कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यह जो पॉलिसी है 1930 के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट की तरह वैश्विक मंदी को बढ़ावा दे सकता है, जिसका असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो यह ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक बिल्कुल खुली भिड़ंत है। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ से आने वाले सामानों पर ऐसे टैरिफ बढ़ाया है जैसे कि नीलामी में बोली लग रही हो। अभी स्थिति यह है कि अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 145% का टैरिफ लगाया है, जबकि चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 125% तक का टैरिफ ला दिया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसका पलड़ा करेंट सिचुएशन में भारी है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग पूरा का पूरा इस मामले को समझ पाए, भारत कहाँ है इस चीज़ को आप लोग समझ पाए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग यह जानने की कोशिश करिए कि चीन और शी जिनपिंग के हाथ में कौन सा ऐसे तुरुप का है, कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे अमेरिका को डिफेंड कर सकता है। अर्थात देखा जाए तो किस प्रकार से ट्रम्प का तोड़ है जो यहाँ पे चीन ने ढूंढ निकाला है। नंबर 1 यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स की। रेयर अर्थ मेटल को शी जिनपिंग ने बिल्कुल ही ट्रेड वार में हथियार बना लिया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होता है। देखा जाए तो इसमें टोटल जो है 17 पूरा रेयर एलिमेंट मेटल का यहाँ पे ग्रुप होता है, जो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया गया है, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। देखा जाए तो इसमें सीरियम, डिस्प्रोसियम, अर्बियम, यूरोपियम, कई सारे, ठीक है, 17 के 17 यहाँ पे एलिमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वार के बीच बीजिंग ने, शी जिनपिंग ने कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मेटल के निर्यात पर, एक्सपोर्ट के पूरी तरीके से यहाँ पे रोक लगा दी है। चीन का कदम यह देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी रेयर अर्थ मेटल निकलते हैं उनमें से देखेंगे तो 90% के आसपास, जो 90% जो उसका जो फील्ड है सिर्फ और सिर्फ चीन के अंदर है, चीन में है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि 2023 में चीन का जो प्रोडक्शन था रेयर अर्थ मेटल को लेके पूरे वर्ल्ड का 68.6% है। यानी देखा जाए तो चीन का रेयर अर्थ मेटल पर लगभग यहाँ पे मोनोपोली के बराबर है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर चीन ने रेयर अर्थ मेटल नहीं दिया तो ऐसा क्या कहर टूट जाएगा अमेरिका पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में रेयर मेटल से एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिसको कंट्रोल अपने हाथ में बनाया रखा जा सकता है। और यही कंट्रोल को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा अमूमन अफ्रीकन जैसे देशों पे कई सारे विश्व की जो शक्तियाँ हैं वहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि खुदाई कर रही है, रिसर्च कर रही है, ढूंढ रही है कि हमें कहीं से कोई रेयर अर्थ मेटल्स मिल जाए। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसको लेके इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। तो देखेंगे तो इसमें दरअसल हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इसमें, ठीक है, अभी तो ये लिस्ट कम है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर गाड़ी बनाने से लेकर एरोस्पेस बनाने तक, सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक बनाने तक, हर जगह यहाँ पे रेयर अर्थ का ही यहाँ पे कंपोनेंट यूज किया जाता है, जिसके वजह से इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आप, ठीक है, जो मोबाइल चला रहे हैं, जो भी गैजेट्स है आपके पास, चाहे वो व्हीकल हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पे हो, हर जगह यहाँ पे इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। अब सोचिए यहाँ पे अगर चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर यहाँ पे रोक लगा दिया तो बिल्कुल ही अमेरिका चुप हो जाएगा। समस्या होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने
धीरे धीरे पहले से ही उसको अनुमान था कि ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है। इस चीज़ को लेकर चीन में इतनी अधिक डिपेंडेंसी ठीक नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल के इंपोर्ट को 2017 में देखा जाए तो 80% से यहाँ पे घटाकर आज के वक्त में 70% किया है। अभी भी देखा जाए तो महज 10% ही यहाँ पे कम कर पाया है। अभी भी 70% यहाँ पे देखा जाए तो इंपोर्ट है यूएसए के द्वारा, चाइना से ही यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अभी अमेरिका जिन अन्य देशों से इसका आयात कर भी रहा है, वहाँ भी देखा जाए तो चीन से यह प्रोसेस होके यहाँ पे जाता है। यानी अभी भी कई अमेरिकी जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर या हाईटेक कंपनियां अपने उत्पादों के लिए घुमा फिरा के देखा जाए तो पूरी तरीके से वो चीन पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट फैक्टर आप समझने की कोशिश कीजिए, पड़ोसियों को जमा कर रहे हैं शी जिनपिंग। मतलब ये स्टोरी ऐसी है कि आप लोगों को कोल्ड वार याद आ जाएगा। कैसे उस समय देखेंगे तो अमेरिका और सोवियत रूस के द्वारा ग्लोबली अपनी खेमे में शामिल करने के लिए कई सारे कंट्री को प्रोत्साहन दिया जाता था, लालच दिया जाता था। और अभी वर्तमान में पुनः देखा जाए तो चाहे हम यूएसए की बात कर ले या फिर चाइना की बात कर ले, दोनों उसी पॉलिसी को एक बार फिर से अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रेड वार के बीच में देखेंगे तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 दिनों की यात्रा पे, जो कि यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया यहाँ पे निकल चुके हैं। भारत के साथ देखा जाए तो कई बार, ठीक है, मतलब एक अच्छा यहाँ पे साइन मिलते हुए दिख रहा है। पूरा हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में शी जिनपिंग की यहाँ पे वियतनाम यात्रा हुई। उन्होंने वियतनाम के जो शीर्ष जो नेता है यहाँ पे टू लैम से मुलाकात की और मजबूत व्यापारिक संबंधों का आह्वान किया और सप्लाई चेन बढ़ाने सहित दर्जनों सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किया। सोचिए वियतनाम के साथ, जबकि वियतनाम देखा जाए तो वियतनाम और चाइना का रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का है। हालांकि थोड़ा सा वहाँ फ्लेक्सिबल है, लेकिन वियतनाम देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रो यूएसए है। और प्रो यूएसए में यहाँ पे एंट्री कौन मार रहा है? यहाँ पे चाइना के द्वारा एंट्री मारा जा रहा है, क्योंकि चाइना और वियतनाम के बीच बॉर्डर संबंधी, ठीक है, बहुत सारे जो सिचुएशन है, 9 डेज लाइन हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, उसको लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती ही रहती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से शी जिनपिंग यहाँ पे मलेशिया और कंबोडिया पहुँच गए, बगल में ही यहाँ पे सब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो शी जिनपिंग की वियतनाम जो यात्रा है एक ऐसे पड़ोसी के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर देती है जिससे हाल के वर्षों में देखा जाए तो अरबों डॉलर का यहाँ पे चीनी इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो शी जिनपिंग ने ट्रंप की टैरिफ घोषणा से पहले ही इन तीनों देशों की यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन वही है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपदा में अवसर शी जिनपिंग ने यहाँ पे ढूंढ लिया। क्योंकि यहाँ पे संयोग ऐसा बैठा कि ट्रेड वार के बीच ही अब यहाँ पे यात्रा हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेन किसको होगा, जलन किसको होगा? कुछ सोच सकते हैं, अमेरिका को होगा। ऐसे में यह चीन के लिए एक अवसर बन गया। शी जिनपिंग इन पड़ोसी देशों के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप के लीडरशिप में वाशिंगटन की नीति बिल्कुल ही अराजक है और बार बार इसमें उलटफेर होते रहता है। इसके विपरीत शी जिनपिंग ने चीन को एक स्थिर व्यापारिक भागीदार के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है पूरा यहाँ पे वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये वाला जो आपको लाइट का दिखाई दे रहा है लाओस हो जाएगा और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कंबोडिया मिल जाएगा, ये यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा, इधर म्यांमार हो जाएगा। तो 3 देशों के साथ यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड रिलेशन यहाँ पे बनाते हुए चाइना नजर आ रहा है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, चीन बढ़ा रहा है भारत से दोस्ती का हाथ। ये क्या मामला है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक कहावत है, ये इमेज देख के या फिर आओ दोस्ती करें, ऐसे इमेजेस को देख के आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक कहावत है कि कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। इसका मतलब है कि देशों के बीच जो रिलेशन है हमेशा ही समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं और वे एक दूसरे के साथ सहयोग या प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे उनके इंटरेस्ट के लिए या फिर जो भी इनके हितों के लिए सबसे अच्छा हो। अब याद करिए वहीं जो 1950 के दशक वाला हिंदी चीनी भाई भाई वाला, तो फिर से एक बार देखा जाए यहाँ पे तो चाइना के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का राप अलापते हुए भारत को लुभाने का एक नया ऐलान किया गया है। जो भी यहाँ पे मामला है सब पीछे छोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एक पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिला। भारत में जो चीनी राजपूत है यहाँ पे, चीनी जो एम्बेसडर है, राजदूत है,
जो कि सू फेई होंग है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सू फेई होंग, इनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया, लंबा चौड़ा यहाँ पे ट्वीट किया गया। ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों से ठीक है चीन आने और देश के यहाँ पे घूमने की अपील की गई है। देख पा रहे हैं एज ए अप्रैल ऑफ 9 2025 द चाइनीज एम्बेसी एंड कंसल्टेंट इन इंडिया हैव इश्यूड मोर देन 85,000 visa to Indian citizen traveling to China this year. Welcome more India friend to visit China. Experience and open, safe, vibrant, sincere and friendly China. साफ साफ है एक्स पर पोस्ट करते हुए बता रहे हैं कि 9 अप्रैल 2025 तक भारत में चीनी दूतावास और कंसुलेंस ने चीन विजिट करने वाले भारतीय नागरिकों को लगभग 85,000 से अधिक यहाँ पे वीजा जारी किया। चीन आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय दोस्तों का स्वागत है ताकि वे सुरक्षित और दोस्ताना चीन को यहाँ पे जान सके। तो ऐसे पहले क्यों नहीं आया? गलवान घाटी में इतना भयंकर युद्ध हुआ, मारा गया, पीटा गया, उस समय तो नहीं आया। लेकिन पिछले देखा जाए 1-2 महीने से लास्टली यहाँ पे देखा जाए तो दोनों यहाँ पे जो इन्वेस्टर एक साथ केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चीनी राजदूत सू फेई देखेंगे तो इस जयशंकर के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे चाइना अप्रोच कर रहा है भारत के साथ अच्छे ट्रेड बनाने को लेके। यही है इंटरनेशनल रिलेशन। सोचिए एक समय था कोल्ड वार का जब दौर था, एक तरफ यूएसए, दूसरे तरफ यहाँ पे यूएसएसआर था, भारत बिल्कुल बीच में यहाँ पे लटक रहा था। लेकिन अभी बिल्कुल ही यूएसएसआर की जगह यहाँ पे चाइना ने ले लिया है। अब चाइना वही अप्रोच कर रहा है जो एक समय यहाँ पे यूएसएसआर कर रहा था। लेकिन ऐसे में भारत के पास भी देखा जाए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो भारत का देखा जाए तो जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसकी बोन बैक है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिकी ट्रेजरी बिल। अमेरिकी ट्रेजरी बिल खरीदकर कंट्रोल पहले ही हाथों में लिया हुआ है चाइना के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रेजरी बिल को आप लोग समझिए कि क्या होता है ट्रेजरी बिल। इकोनॉमिक्स वगैरह में आप लोगों ने जरूर इसको यहाँ पे पढ़ा ही होगा। दरअसल इसमें होता क्या है ना कि जो भी कोई गवर्नमेंट है, किसी भी देश की गवर्नमेंट है, सरकार क्या करती है कि पैसा जमा करना चाहती है। पैसा जमा करने के लिए वो ट्रेजरी बिल, एक कह सकते हैं तुलन पत्र, वो जारी करता है जो कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता हुआ है। और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इसका अप्रोच होता है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, अर्थात लिक्विडिटी को यहाँ पे बढ़ाया जाए, कैश फ्लो को यहाँ पे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट के पास पैसा की कमी होती है तब सरकार के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन कैसे करता है कि सपोज करिए कि सरकार को अगर 9,000 रुपये की इंस्टेंट यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें लाख करोड़ लगा लीजिए, छोटा अमाउंट लग रहा होगा। तो अगर सपोज करिए यहाँ पे 9,000 को यहाँ पे सरकार को ज़रूरत है तो सरकार क्या करेगी? तो अगर 9,000 को किसी को यहाँ पे बेचेगी तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो सरकार क्या करती है कि अब इसको कई सारे ट्रेजरी बिल में डिवाइड कर देगी। सपोज करिए कि अगर सरकार ने इसको क्या किया, 1,000 रुपये के यहाँ पे 10 ट्रेजरी बिल बना दिया। अब ऐसे में अगर आप, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 10,000 के यहाँ पे बराबर आ जाएगा। लेकिन सरकार को कितना चाहिए? 9,000 यहाँ पे रुपीज़ चाहिए। अब यहाँ पे सरकार को मिलेगा 9,000 ही, लेकिन सरकार क्या करेगी? तो जो भी खरीदार होंगे, अब खरीदने वाली जो भी कंपनी है या फिर कोई दूसरे देश का भी लोग इसको खरीद सकते हैं, जिसके भी पास पैसा वो इसको खरीद सकता है। खरीदेगा कितने में यहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है, खरीदेगा ये 900 रुपये में। लेकिन जब इसे भुनाने जाएगा तो उस गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया कितना जाएगा? 1,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। इसका मतलब कि एक ट्रेजरी बिल पे समझ रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये का मार्जिन हो रहा है। तो ट्रेजरी बिल में देखेंगे तो इसी तरीके से, ठीक है, कमाया जाता है हर देश, या फिर ठीक है हर देश के लोग इसी तरीके से यहाँ पे कमाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के पास एक अच्छा जरिया होता है कि इसके माध्यम से हम पैसे को अपने पास ला सके। अब यहाँ पे वापस आते हैं कि चीन इस अमेरिकी ट्रेजरी बिल को कैसे हथकंडा बना सकता है। तो आप माजरा समझ गए होंगे। देखिए अभी हम लोग करंट सिचुएशन में बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेजरी बिल है जापान के पास है। सोचिए जापान के पास कितना पैसा है। वहाँ बैंकों में पैसा रखने के लिए जो बैंक है यहाँ पे, समझ रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं देते बल्कि उल्टा कस्टमर से इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ लोग क्या करते हैं कि बड़े मात्रा में इस ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं। नवंबर 2024 तक के डेटा के अनुसार देखेंगे तो जापान के पास 1.09 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पे ट्रेजरी है, सोच लीजिए। वहीं दूसरे नंबर पे देखेंगे तो चीन के बाद से दूसरे नंबर पे अगर कोई है, सॉरी,
जापान के बाद से अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो वो यहाँ पे चाइना ही है। यहाँ पे देखिए चाइना ही है। चाइना के पास कितना है तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा 768 बिलियन डॉलर के आसपास, सोचिए। और ये 768 जो बिलियन डॉलर है, एक तरीके से देखा जाए तो सारा जो ट्रेजरी बिल है चाइना कंपनियों के द्वारा, चीनी लोगों के द्वारा यहाँ पे अमेरिका से खरीदा गया है। देखा जाए तो यह जो यूएसए का जो कुल जो डेप्ट है उसमें लगभग 7% के आसपास है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी देखा जाए तो एक तरह से इतना रुपया अमेरिका ने चीन से उधार ले रखा है, क्योंकि जब भी ये लोग विड्रॉ कराने जाएंगे ट्रेजरी बिल को लेके तो यूएसए को पे करना होगा इनको। अब चीन इन ट्रेजरी बिल को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर चीन इस ट्रेजरी बिल को कम कीमत पर ही सही बेचने लगा तो सोचिए अमेरिका की डॉलर रातों रात यहाँ पे गिरने लगेगी। इससे कई सारे यहाँ पे जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि अगर हुआ तो इससे न केवल डोमेस्टिक बल्कि ग्लोबली यहाँ पे ठीक है निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है यूएसए के ट्रेड में। और वास्तव में जो इसका यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा यूएसए के लिए बहुत ही निगेटिव होगा। इसके साथ साथ ये भी अगर बोला जा रहा है कि अगर चीन अमेरिका द्वारा किए जाने वाले ट्रेजरी बिल का और अधिक हिस्सा खरीद ले तो स्थिति और यहाँ पे बुरी हो सकती है। इस मामले में डॉलर पूरी तरीके से कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पर कर्ज और यहाँ पे अधिक बढ़ जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला जो ट्रम्प कार्ड है चाइना के पास वो है अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर पर निशाना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। चीन के पास ठीक है मतलब इतना कैपेसिटी है, खासकर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके। अगर हम लोग बात करें सोयाबीन वाले एरिया पे, पोल्ट्री वाले एरिया पे, तो जो भी यहाँ पे अमेरिका के प्रमुख कृषि जो एक्सपोर्ट वाला एरिया है इस क्षेत्र को यहाँ पे टारगेट कर सकता है। अमेरिका के ये सेक्टर चीन से आने वाली मांग पर बहुत अधिक हद तक यहाँ पे निर्भर है। और उन राज्यों में देखा जाए तो यह केंद्रित है जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था। वैसे में अगर चीन ने क्या किया यहाँ पे, अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ बहुत अधिक लगा दिया तो सोचिए उन सारे क्षेत्रों पे वस्तुओं की कीमत यहाँ पे बढ़ जाएगी। ट्रम्प के सारे वोटर लोग हैं तो फिर वो चिल्लाने लग जाएंगे कि हमने गलती कर दिया ट्रम्प को लाके। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें झटका देकर ठीक है चीन ट्रम्प के वोट बैंक को पूरी तरीके से झटका दे सकता है। अमेरिका के सोयाबीन निर्यात का लगभग आधा और अमेरिकी पोल्ट्री निर्यात का लगभग 10% हिस्सा चीन में आता है। देखा जाए तो 4 मार्च को ही बीजिंग ने 3 प्रमुख अमेरिकी सोयाबीन निर्यातकों के लिए आयात मंजूरी यहाँ पे रद्द कर दी है। तो देखा जाए तो अभी भी मार्केट में चाहे यूएसए की साइड की बात करें, चीन की साइड की बात करें, तो दोनों तरफ यहाँ पे समस्या तो आ रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे चीन में उत्पादन कर रहे अमेरिकी टेक कंपनियों पर निशाना। जो जियांट कंपनी है यहाँ पे अमेरिका और टेस्ला जैसी जो कंपनियाँ हैं, मतलब इसका जीडीपी इतना बड़ा है ठीक है, मतलब जीडीपी नहीं बोलेंगे, इसकी टोटल जो रेवेन्यू इतनी यहाँ पे अधिक है कि भारत के कई सारे स्टेट इसी में समा जाएंगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल और टेस्ला जैसी कई अमेरिकी कंपनियाँ अपने उत्पादन के लिए चीन से पूरी तरीके से यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब ऐसे में क्या होगा तो टैरिफ से उनके मार्जिन में काफ़ी कमी आने का खतरा है, क्योंकि दोनों तरफ ही लड़ाई चल रहा है। बीजिंग का भी मानना है कि इसका इस्तेमाल ट्रम्प सरकार के खिलाफ लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। बीजिंग पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है चीन के हित में ही काम कर रही है। अमेरिकी कंपनियों पर पूरी तरीके से रेगुलेटरी दबाव के माध्यम से जवाबी हमला करने की योजना बना रहा है। तो आशा करता हूँ कि 6 पॉइंट मैंने कराया, 6 पॉइंट देखा जाए तो बिल्कुल ही एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है चाइना के लिए, और वो पूरी तरीके से यूज कर भी रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे भारत की प्रतिक्रिया क्या है, तो देखिए भारत सरकार ने अभी फिलहाल शांत और संतुलित रुख अपनाया हुआ है। न्यूज़ वगैरह में बहुत हो हल्ला मचा कि क्या कर रहे हैं ठीक है एस जयशंकर, क्या कर रही मोदी सरकार। तो बिल्कुल ही यहाँ पे मैंने बताया था भारत का शुरू से ही यहाँ पे जो अप्रोच रहा है नॉन अलायंस ठीक है मूवमेंट टाइप का, यहाँ पे कोई एग्रेसिव रुख नहीं है, शांत और संतुलित रुख यहाँ पे अपनाया गया है। और जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय भारत विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर और द्विपक्षीय बातचीत को यहाँ पे प्राथमिकता दे रहा है कि इस चीज़ को यहाँ पे उठाया जाए, WTO में उठाया जाए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारत सक्षम है, पहले से करता आया है। हालांकि देखा जाए तो भारत के लिए ट्रम्प का टैरिफ युद्ध अल्पकाल में चुनौतीपूर्ण है, भारत के लिए है, भारतीयों के लिए है। खासकर यहाँ पे फार्मा हो गया, आभूषण हो गया, कपड़ा ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन
दीर्घकाल में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पास एक अच्छा अवसर है। जैसे ही यहाँ पे कंपटीशन अधिक हो जाएगा तो ऐसे में भारत कम टैरिफ का लाभ उठा सकता है और वैकल्पिक सप्लाई चेन के रूप में यहाँ पे उभर सकता है। भारत की कूटनीतिक और संतुलित प्रक्रिया, साथ ही देखा जाए तो व्यापार समझौते पर ध्यान इस स्थिति को और ही अधिक यहाँ पे ठीक है पॉजिटिव वे में लेके जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टैरिफ को लेके, टैरिफ वार को लेके, हिंदी चीनी भाई को लेके, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। क्या चाइना पे दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। PDF टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले। जय हिंद।